रुको रुको। पशु हत्या का पाप लगाया आपको, इसकी सजा यही हो सकती है। चलो जाओ और भीख मांगो। चलो। घर चलिए। नहीं रुको, नरोत्तम जोशी से कुछ कहना है मुझे। क्या कहना है? बेवजह बहस हो गई, चलिए ना। तो क्या करूं रमा? बेवजह बहस होने के डर से सच बोलने से रोकूं खुद को? ऐसा नहीं हो सकता। अब सुनिए, पता नहीं अब क्या होगा। नरोत्तम जी, अरे भागिए मत, रुकिए। कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कुछ कहना है या मेरी इस हालत का मजाक बनाना है भीमराव? नहीं नहीं, मजाक बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है मेरा। बस आपसे सहानुभूति जताने आया हूँ और आपसे ये कहने आया हूँ कि आप जानवरों के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, क्योंकि समाज में पशु हत्या एक बहुत ही बड़ा अपराध है और इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि किसी भी पशु के मरने का कारण बनने वाले व्यक्ति को प्रायश्चित के तौर पर दंड भुगतना होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। रुकिए, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। जोशी जी, आपके लिए और आप सब लोगों के लिए भी, हमारे जात के और हमारे समाज के लोग पशु और जानवर ही तो है। क्यों? फिर हम लोगों के लिए प्रायश्चित करने का मन नहीं करता है कभी? हम लोगों के लिए आप लोगों के दिल और मन में सहानुभूति नहीं आती है? तुम अपने मवेशियों को धो, नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा उसको अगर इन लोगों ने किसी पात्र में बीच में रोका तो वो पानी इनका हो गया। प्रायश्चित करने का मन नहीं भी करता होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना मान लेते ना नरोत्तम जी कि हम लोग पशु नहीं हैं बल्कि आपकी तरह मनुष्य हैं, बस इतना मान लेने से हमारे जात और समाज के लोग आपको इतनी दुआएं देते कि उन दुआओं से आपका जीवन किसी भी कष्ट तकलीफ के बिना बड़े आराम से चलता। लेकिन अफसोस कि आप में से किसी ने भी ये कभी नहीं किया। सुन भीमराव, उन्हें आज जो भी कहा, एक एक बात, एक एक शब्द सब बकवास है हमेशा की तरह। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने किसी पशु की हत्या नहीं की। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। आपके खिलाफ की गई ये पहली साजिश है जोशी जी। पता नहीं हम लोगों के साथ ऐसी कितनी साजिशें रोज कई सालों से होती आ रही हैं। तो सोचिए हमें कैसा लगता होगा। जैसे पशु हत्या के लिए सामाजिक कानून के तहत दंड निर्धारित किया गया है, वैसे ही हमारी जात, हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करने पर इस समाज में जरूर एक कानून बनेगा और उस कानून के तहत प्रताड़ित करने वालों को दंड दिया जाएगा। भीमराव, नींद से जाग, सपना देख रहा है तू, समझा? अगर ऐसा सपना देख रहा हूं तो मैं नींद में ही ठीक हूं जोशी जी। फिलहाल आप अपनी हकीकत देख लीजिए।
काका, काका पालक दीजिए। एक पैसा कम है, कल लेके जाना। क्यों? मुझे चाहिए पैसे, दीजिए ना। रोज तो आते हो भाजी लेने, कल आके लेके जाओ ना, उसमें क्या। तुम्हारे बाबा के पेंशन के पैसे हैं, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, पैसे रख मत लेना। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए एक पैसा। आपके पास होगा, आप जरा देखिए, दीजिए। अरे भीमराव, तुम तो पढ़ लिख कर भी मूर्खी हो। बेचारा कह रहा है, समझ में नहीं आ रहे। अरे इससे तो अच्छा है अनपढ़ लोग जो कम से कम दूसरों का हालत समझते हैं। देखिए, मुझे चाहिए अभी एक पैसा, अब कुछ ना कुछ करके दे दीजिए, मैं रुकता हूँ। पिंज आपके पास देखना, छुट्टा है तो दे दो दे दो। ये लो। जी धन्यवाद, चलो। क्या हुआ रमा? क्या हुआ? सुनिए, जब आपको पूरा सच पता नहीं है ना, तो किसी से कुछ मत कहिए। और आपने कभी पढ़ाई नहीं की है, इसलिए सब्जी के दुकान में आकर पालक खरीदते हुए पढ़ाई के महत्व का आकलन मत कीजिए। आप मैं तो करूंगी। मत कीजिए, ये तो सोच सोच के सर फट जाएगा आपका। चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर ऐसा सपना देख रहा हूं तो मैं नींद में ही ठीक हूं जोशी जी। फिलहाल आप अपनी हकीकत देख लीजिए। नरोत्तम जोशी, कब से खड़े हो यहाँ? चलो, आगे भी भीख मांगना है। चलो नरोत्तम जोशी, चलकर भीख मांगो। चलो। जी। नरोत्तम जोशी जी, हैसियत भूल गए क्या तुम दोनों अपनी? हाँ, और नहीं करना मुझे ये सब। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात का प्रायश्चित? हाँ, देखा, वो छोटी जात का भीमराव मुझे मेरी हैसियत बता कर गया है। नहीं करूंगा कुछ। करना तो पड़ेगा नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव जी का आदेश है, समझे ना तुम? प्रचंड देव जी का आदेश है। भाड़ में गया, भाड़ में गया प्रचंड देव का आदेश, और भाड़ में गया प्रचंड देव। समझा? नहीं करूंगा कुछ। सामाजिक दंड भोगे बिना तुम आजाद नहीं हो सकते नरोत्तम जोशी। समझ गए ना तुम? ठीक है, ठीक है, छोड़ो। चल रहा हूँ साथ में। छोड़ो, चल रहा हूँ। हाँ, अरे पकड़ो इसको! पकड़ जोशी! पकड़! अरे पकड़! पकड़! अरे यार, तुम भाग गया। कोई बात नहीं, भागने दो से। तुम लोग जाकर आराम करो। लेकिन नरोत्तम को सामाजिक दंड भुगतना ही चाहिए ना? भुगतेगा, अभी बहुत कुछ भुगतेगा वो। तुम सब लोग थक गए हो, जाकर रात पर आराम करो। और रही बात नरोत्तम जोशी की, तो वह भाग कर जाएगा कहां? ढूंढ लेंगे उसे।
राम जी, वो हम लोगों ने जहाँ काम किया था ना, तो वहाँ के सेठ जी ने ये पैसे दिए हैं। लो। रंजन, तुमने पैसे लिए ही क्या? जाकर पैसे लौटा दे। काम तो हमने पूरा नहीं किया था ना, शायद हमारी वजह से उनका कोयला बर्बाद हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है राम जी कि मैंने सेठ जी से ये पैसा लेने से मना नहीं किया होगा और ये सारी बातें नहीं कही होंगी जो तुमने कही है? राम जी, दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम ही से सीखा है मैंने कि कब, कहाँ, किससे, किस काम के पैसे लेने और किस काम के पैसे नहीं लेने। और राम जी, मैंने सेठ जी से ये भी कहा कि हम आधे काम के पैसे नहीं लेते, लेकिन सेठ जी ने कहा कि ये पैसे राम जी की मेहनत के या मजदूरी के नहीं हैं, बल्कि ये पैसे राम जी की हिम्मत के हैं। और ये कहते कहते सेठ जी ने पैसे मेरी हथेली पे रख दिए। अब तुम ही बताओ राम जी कि मैं तुम्हारी हिम्मत के पैसे लेने से कैसे इनकार कर देता? हाँ? इसलिए ये पैसे रखो। आज शाम तक मैं कुछ ना कुछ कमाकर पैसे जरूर लाऊंगा और वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा और उन पैसों से तुम मीठी रोटी बनाओगी और सबको खिलाओगी भी। जीजा भाई, जीजा भाई, जी। ये पेंशन के अलावा मेरे मेहनत के पैसे, लो ये पैसे और कुछ मीठा बना दो। मेरे बेटे ने 12वीं पास किया, लो ये पैसे। इतना तो पत्नी धर्म बचा होगा ना तुमने। भीम, कॉलेज गया था ना, आगे की पढ़ाई के बारे में क्या कहा उन्होंने? आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। मतलब कितने पैसे लगेंगे? अगर पूरे 1 वर्ष का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 25 रुपए तो लग ही जाएंगे। ये पूरा पैसा 1 माह की अवधि में जमा करना होगा। नहीं बाबा, वो आज कॉलेज जाना नहीं हुआ, मैं कल जाके पूछ लूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल जाकर पूछना। कोई ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारे बाबा कमजोर है कि तुम बताओ ही मत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ठीक है। और पिछले महीने का हिसाब बराबर है? जी। ये महीने का हिसाब करके कल आ जाना। जी। जाओ। जी, मैं पूछ रही थी आज रात के खाने में क्या खाएंगे आप? एक बात बता, यहाँ ब्याह कर नहीं आई थी तब तेरे घर में खुशी के मौके पर क्या बनता था? जी, खुशी के समय में तो हमारे घर में
पूरन पोली, आमटी और वो भरवा बैंगन जरूर बनते थे। हाँ, बस यही। आज तू यही बनाएगी। कुछ क्यों? जी क्यों? क्योंकि आज हमारा एक दुश्मन कमजोर हो गया है। बस ये समझो कि वो इतना कमजोर हो गया है कि वो किसी भी काम का नहीं है, और उसकी यही कमजोरी अब भीमराव को आगे पढ़ने नहीं देगी। अब भीमराव की पढ़ाई घड़ी की घड़ी रह जाएगी। है ना ये खुशी की बात? हाँ, है ना? क्या? जी जी। भीमराव, भीम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई के बारे में कोई बात पूछनी हो और तू कॉलेज ना जाए। सच सच बता, क्या बात है? भीम, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बता। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए आनंद भैया। हाँ तो कितने चाहिए बता। सालाना 25 रुपए, और ये 25 रुपए 1 महीने में जमा करने हैं। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? 1 महीने के अंदर 25 रुपए कभी नहीं होगा। हम चारों मिलके कमाएंगे तब भी नहीं हो पाएंगे क्या? और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बात की बात है भाभी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। परेशान ना हो। अभी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे भीम भाऊ? और अभी अभी तो मैंने आपको समझना शुरू किया है। चाहे जो हो, हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए। हाँ भी, सोचते हैं कुछ। भीम, क्या हुआ काका? बेटा, जब तुम्हारे बाबा हाथ गाड़ी पर बोरियों का वजन खींच रहे थे ना, तो उस समय वो कह रहे थे कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब लग रहा है कि भीम को पढ़ाने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका सपना पूरा नहीं होगा। बेटा, ये वही कॉपी है ना जिसमें तुम वो सब लिखते हो? यदि तुम कल को कोई किताब लिखोगे तो उसमें ऐसा लिखोगे, वैसा लिखोगे। तो ये लो कलम, और सबसे पहले इसमें ये लिखो कि सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और सारे संसाधन मुहैया होने चाहिए, ताकि कोई दूसरे देश में भी जाकर पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सके। और इसमें यह भी लिखो कि पढ़ाई के वजन के कारण कोई दूसरा राम जी बोरियों का वजन खींचने पे मजबूर ना हो जाए। ये भी लिखो कि पैसे के कारण किसी की पढ़ाई ना रुके। और इसमें यह भी लिखो कि किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। लिखो इसमें।